सो हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया रहेंगे दोस्तों। मैं बता दूं, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और इस वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 8 को हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन 1 से लेकर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारे वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कर दिए, प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। फिलहाल जो नए हैं उन्हें बता दो कि सर ये हमारा ICM मॉड्यूल बैच चल रहा है, जहाँ पे ICM मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, प्लस RTP MTP पास्ट पेपर क्वेश्चन भी यहाँ पे डाल दिए जाएंगे। और वो सारी चीज़ें जो है प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो लास्ट में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 7 को कंप्लीट किया था। अब आ जाइए मेरे साथ। 7 कंप्लीट था, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे आएंगे मेरे साथ। इस वीडियो में इलस्ट्रेशन नंबर 8 को हम सोल्व कर रहे हैं, देख लीजिए करा। कहते हैं कि सर इलस्ट्रेशन नंबर 8, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करती हुई एक कंपनी है, ठीक है, एम लिमिटेड करके, ठीक है। चलिए, एम लिमिटेड करके कोई कंपनी है यहाँ पे बताया गया है, मैन्युफैक्चरिंग करती है वो, ठीक है। कहते हैं कि इनके पास मैन्युफैक्चरिंग जब हो रहा है तो उस दौरान एक बाई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, और दो जो है मेन प्रोडक्ट बनते हैं। एक बाई प्रोडक्ट और दो मेन प्रोडक्ट आपके पास में बनते हैं। अच्छा, बाई प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट आई होप कि सबको पता होंगे, लेकिन फ़िलहाल सिंपल तरीके से आपको समझा दूँ। वैसे ICM मॉड्यूल बैच है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं आपके पास में, कंसेप्ट को कवर नहीं करते, लेकिन फ़िलहाल मैंने ICM मॉड्यूल बैच ये जो जब से स्टार्ट किया है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपके कंसेप्ट को कवर अप करके ही मैंने आगे बढ़ा है, ठीक है। हाँ, ये रिवीजन टाइप मैंने कंसेप्ट करवाया है, इन डेप्थ यहाँ पे नहीं करवा रहा हूँ बेसिकली, ठीक है, कि माना जाता है कि आप ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं। वैसे कंसेप्ट भी कवर अप नहीं होते, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आपके पास में जो भी कंसेप्ट इससे रिलेटेड होते हैं उसे डिस्कस करते चलना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो रिवाइज करवा रहा हूँ कंसेप्ट को, ठीक है। चलिए, तो बाई प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट क्या फ़र्क होता है। कहते हैं मेन प्रोडक्ट जिसे हमें प्रोड्यूस करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, मेन प्रोडक्ट वो है जिसको प्रोड्यूस करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं बेसिकली, और उसे ही हमें बेचने का काम है, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम ये सारा खर्चा कर रहे हैं, और जैसे ही वो बन जाएंगे उसे हमें सेल करना है। बाई प्रोडक्ट क्या होता है, बाई प्रोडक्ट ये होता है कि जो हम मेन प्रोडक्ट बना रहे उस दौरान बाई डिफ़ॉल्ट आपके पास में बन रहा है, ठीक है, उसे हमें बनाने का कोई पर्पज़ नहीं है। ये तो मेन प्रोडक्ट की प्रोसेस में एक आपके पास में कहता है ना कि सर स्क्रैप निकल के आया, ये एक तरीके का स्क्रैप ही होता है, ठीक है, जो नॉर्मली बाज़ार में एज अ प्रोडक्ट बिकता है, तो ये आपके पास में बन जाता है बाई प्रोडक्ट, ठीक है। उसकी भी कुछ छोटी मोटी वैल्यूज़ होती है, तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, बेसिकली ये बाई प्रोडक्ट है, इसे बनाने का तो हमारा कोई पर्पज़ था नहीं, तो इसे सेल में नहीं दिखा पाएंगे, इसे एज अ सेल नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि ये हमारी प्रोडक्ट है ही नहीं, ये तो बस आपके पास में प्रोसेस के दौरान बाई वे आपके पास में निकल के आया है, बाई डिफ़ॉल्ट आपके पास में, तो इसे सेल नहीं दिखाएंगे। बेसिकली क्या करते हैं हम, जो मेन प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जिसे हमें बनाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया था, उसकी जो कॉस्ट होती है उसमें से हम बाई प्रोडक्ट की सेल प्राइस को माइनस कर देते हैं। सेल प्राइस से जो भी हमें पैसा मिला वो हम इसकी कॉस्ट को कम करने के लिए यूज़ करते हैं बेसिकली। फॉर एग्जांपल, बाई प्रोडक्ट बिका 20,000 रुपये में, और 20,000 के लिए हमने कुछ 5,000 का खर्चा भी किया था, तो 5 माइनस कर देंगे तो 15,000 रुपये हो गए प्रॉफिट। मतलब बेसिकली आपके पास में ये जो खर्चा माइनस करते कितना पैसा बचा सर, 15, तो 15,000 जो है वो मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, ताकि मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाए और आपका जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट होती है, अभी इसमें भी ये करना है तो आगे देखते हैं फिर, ठीक है। तो वापस से एक बार रिवाइज हो जाएगा। कहते हैं कि सर इससे रिलेटेड यहाँ पे जो है कॉस्ट की डिटेल ऑफ कॉस्ट वो आपको दे रखी है। क्या चीज़ है, कहता है कि सर रॉ मटेरियल है 14,500 यूनिट्स आपके पास में, और अमाउंट आपको दे रखा है, ठीक है। इसके बाद सर कहता है कि सर वेजेस है, फिक्स ओवरहेड है और वेरिएबल ओवरहेड है। तो 4 तरीके के यहाँ पे कॉस्ट आपको दे रखी है, वेजेस है, फिक्स ओवरहेड और वेरिएबल। इसके बाद सामने की ओर आउटपुट दे रखा है, सामने की ओर आपको क्या दे रखा है सर, आउटपुट्स दे रखे हैं। और आउटपुट में कहते हैं कि सर 3 प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली वो तो ऊपर ही बता दिया था, यहाँ पे तो बस वो कितनी कितनी है वो आपको दिखा रहा है। कहते हैं कि सर आउटपुट मतलब कि ये बेसिकली क्या है सर, सेल है, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो गया सर, सेल का कर, मतलब सेल का यहाँ पे यूनिट्स हो गए, कितने, 20 दिए। कहते हैं कि सर मेन प्रोडक्ट 1 5,000 यूनिट बेच दिए,
मेन प्रोडक्ट 2 4000 यूनिट बेच दिए हमने, और बाई प्रोडक्ट जो है वो 2000 यूनिट हमने बेच दिया, आउटपुट बेसिकली। अच्छा, प्रोड्यूस किया और बेच दिया। यूनिट यहाँ पे रॉ मटेरियल का इतना था, तो प्रोड्यूस किया और हमने क्या किया सर, बेच दिया। तो प्रोड्यूस करने के बाद बेच दिया और बाकी कुछ यहाँ पे स्टॉक पड़ा हुआ है अभी भी ईयर एंडेड पे 31 मार्च, तो वो क्या कहलाता है सर, ऑब्वियसली वो क्लोजिंग स्टॉक कहलाता है, जो नेक्स्ट ईयर बिक जाएगा। ठीक है, इस साल ख़त्म होते होते कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है जो नेक्स्ट ईयर में बिकेगा। तो आज मतलब इस साल का वो क्लोजिंग स्टॉक है, दूसरे नेक्स्ट ईयर का वो ओपनिंग बन जाएगा। तो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक की डिटेल आपको यहाँ पे दे रखी है, ये रही आपके पास में। कहते हैं कि सर बाई प्रोडक्ट कुछ नहीं बचा हुआ है, जो भी था वो बेच दिया, बस मेन प्रोडक्ट जो है 1 है वो 250 यूनिट्स बचा हुआ है, और मेन प्रोडक्ट 2 जो है वो 100 यूनिट्स यहाँ पे बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक में। ठीक है, आगे कहते हैं कि सर एवरेज जो मार्केट प्राइस है ना, मार्केट प्राइस मेन प्रोडक्ट 1 और 2 की वो 60 रुपीज़ है और 50 रुपीज़ है पर यूनिट के हिसाब से। जबकि बाई प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, बाई प्रोडक्ट की बात करें तो वो सेल हो सकता है 20 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। बहुत बढ़िया। कहते हैं कि देयर इज़ प्रॉफिट ऑफ 5000 ऑन सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। कहते हैं कि हमें प्रॉफिट हो सकता है 5000 रुपये का सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। अगर बाई प्रोडक्ट को सेल कर दे तो जो हमारे पास में प्रॉफिट होगा वो 5000 का होगा। लेकिन मैंने अभी अभी आपको समझाया कि सर बाई प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट ये नहीं है। बाई प्रोडक्ट की ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा सिंपल है। कहते हैं कि सेल प्राइस आपको पूरी की पूरी लेनी है, जैसे कि 20 रुपये पर यूनिट है, और हमारे पास में हमने बेचा कितना है सर, यहाँ पे ऊपर ही लिखा हुआ था 2000 यूनिट्स। ठीक है, 2000 यूनिट्स को हमने, ये बाई प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, 2000 यूनिट हमने बेचे थे। 20 रुपये पर यूनिट है तो 2000 मल्टीप्लाई 20 कर देंगे। जो भी अमाउंट आया उसमें से आपका जो प्रोसेसिंग का खर्चा है, मतलब ये बाई प्रोडक्ट बनने तक का खर्चा है, वो ही माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट उसने दे रखा है, लेकिन ये प्रॉफिट कैसे निकला वो नहीं बताया है फिलहाल के लिए। ठीक है, इसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे भी खर्चे हैं जो आपने पर्सनल लेवल पे किए हैं और यहाँ पे माइनस कर दिया और उसके बाद ये प्रॉफिट निकाला हो, तो वो खर्चे अलाउएबल नहीं है ना, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट में सिंपली सेल वैल्यू और माइनस अलाउएबल खर्चे आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट 5000 का दिया है, लेकिन उसने बताया नहीं कि 5000 में क्या चीज़ है, तो फिलहाल इसे नहीं ले सकते अगर कोई यहाँ और इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है सेल प्राइस की, इसलिए हम यहाँ पे प्रॉफिट को इग्नोर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। कहते हैं प्रॉफिट 5000 का है, इनकरिंग सेपरेट प्रोसेसिंग चार्जेस जो है वो 8000 रुपये है, और पैकेजिंग चार्जेस जो है वो 2000 है। देखिए ले, यहाँ पे एक्सपेंसेस का भी यहाँ पे पॉइंट दे रखा है। कहता है कि सर 2 तरीके के एक्सपेंसेस की बात करी गई है, और भी खर्चे होंगे लेकिन उसकी बात नहीं करी गई। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि सर ये 2 खर्चे हैं, इसके अलावा जो भी खर्चे वो तो हमें इग्नोर ही करने हैं बेसिकली, वो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होंगे इसलिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, सिंपली बाई प्रोडक्ट की सेल वैल्यू निकालेंगे, मतलब 2000 यूनिट्स मल्टीप्लाई 20 रुपये, और उसमें से 8000 जो कि प्रोसेसिंग का खर्चा है, अलाउएबल एक्सपेंस है, माइनस कर देंगे, और पैकेजिंग चार्जेस वो भी आपके पास में अलाउएबल है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन जो 1 है उसमें ही मैंने आपको समझाया था कि सर नॉर्मल आपके पास में जो पैकेजिंग चार्जेस होता है वो से हमें कंसिडर करना है, क्योंकि वो आपके पास में प्राइमरी पैकेजिंग होता है। सेकेंडरी होता तो इग्नोर करना है, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ पैकेजिंग कॉस्ट लिखा है, मतलब कि वो आपके पास में प्राइमरी है और उसे कंसिडर करना है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास में कहता है कि 5000 रुपये जो है वॉज रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ स्क्रैप, मतलब दूसरा भी हमारे पास में स्क्रैप था जिसे हमने बेच दिया और वहाँ से 5000 रुपये मिल गए। तो स्क्रैप का सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होता है, बाई प्रोडक्ट स्क्रैप, ये सारी चीज़ें एक तरीके की है कि भाई मेन प्रोडक्ट की जो भी कॉस्ट है उसमें से आपको क्या करना है सर, माइनस कर देना है। मतलब मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम करो और नेट प्रॉफिट बढ़ा दो। ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट हो गया, स्क्रैप हो गए, ये सारी ट्रीटमेंट एक ही है, मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से कम कर दो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा, ऑब्वियसली जो चैप्टर है वही क्वेश्चन पूछा होगा कि वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री निकालिए। क्या है, कहते हैं कि सर कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, मतलब इन्वेंट्री ऑफ मेन प्रोडक्ट 1 और मेन प्रोडक्ट 2 ऑन 31 मार्च 2001 को।
तो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास में निकालना है, मतलब उसकी वैल्यू यूनिट्स में तो आपको ऑलरेडी दे रखे 250 है और आपके पास में 100 यूनिट्स है, ठीक है। तो यूनिट्स ऑलरेडी है, उसको चाहिए अमाउंट। तो क्वेश्चन तो तब सॉल्व होगा जब ब्रीफ आपके पास में ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में होगा कि सॉल्व करना क्या है, ठीक है। क्योंकि आईसीएम मॉड्यूल में तो आगे पीछे मतलब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया होगा, लेकिन आपको तो थोड़ी ना पता है कि पहले क्या हमें सोचना है और किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो ऑलवेज आई रिकमेंड कि सबसे पहले क्वेश्चन ने क्या पूछा है वो देखो, और उसके लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है वो लिख लो। उसके बाद आपके पास में उसके बेस पे हम वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही करूँगा, इस क्वेश्चन को तो मैं सॉल्व कराऊँगा क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आपके पास में क्वेश्चन नंबर आप आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर है इलस्ट्रेशन है बेसिकली, तो पॉइंट वही लिखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 8, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 कहते हैं कि सर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालना है। क्वेश्चन ने पूछा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री या फिर क्लोजिंग स्टॉक लिख दो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज निकालना है ऑन 31 मार्च 2001 कह दो, 11 कह दो, जो भी आपके पास में 31 मार्च 2001 इस तरीके से ही लिख देता हूँ जैसे आईसीएम मॉड्यूल ने यूज़ किया है। तो ये आपके पास में क्या है सर, ये क्वेश्चन ने जो पूछा है वो पॉइंट है, ठीक है। ये आपके पास में जो क्वेश्चन ने पूछ लिया आपसे, लीजिए। अब इसे सॉल्व करना है तो हमें सिंपली ये देखना है कि क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो सिंपल है सर, क्लोजिंग स्टॉक और कुछ नहीं होता, कहते हैं कि जो भी आपने सेल कर दिया ना, सेल, उसमें से सिंपली आपको क्या करना होता है सर, कॉस्ट ऑफ परचेजेस, बेसिकली परचेज जो आपने किया है वो माइनस कर देना होता है। बेसिकली ये आपके पास में यूनिट्स के लिए, जो यूनिट्स तो वैसे क्वेश्चन ने दे रखे हैं इसलिए इसकी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली क्या करते हैं सर, 500 यूनिट बेच दिए, परचेज 600 करे थे, तो 500 और 600 हमने परचेज किया, 500 बेच दिया, तो 100 क्या है सर, क्लोजिंग स्टॉक। वैसे क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे इन यूनिट्स क्वेश्चन ने दे रखे हैं, इसलिए यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, हमें चाहिए अमाउंट। तो अमाउंट के लिए क्या करना होता है सर, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में हमें बिल्कुल इलस्ट्रेशन नंबर 6 जैसा करना है। कहते हैं कि इलस्ट्रेशन नंबर 6 में क्या किया था, याद करिए। कहते हैं कि तरह तरह के खर्चे दिए थे, उसमें से जो अलाउएबल खर्चे उसे ऐड करते चलना है, वो काम खत्म, ठीक है। तो कहते हैं बेसिकली कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, सारे जो अलाउएबल खर्चे उसका टोटल लेते चलना है। तो ज़रा क्वेश्चन में देखिएगा, कहते हैं कि कौन कौन से एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं जो अलाउएबल है। सबसे पहले सर रॉ मटेरियल परचेज़ किया है, कितने में सर, 1,50,000 अलाउएबल है। आंसर इज यस सर, रॉ मटेरियल के बिना तो प्रोडक्शन ही स्टार्ट नहीं हो सकता, तो ये प्रोडक्शन की कॉस्ट है, ले लेंगे आपके पास। तो कहते हैं कि सर रॉ मटेरियल यहाँ पे पूरा, यहाँ पे अगर आप चाहे पर्टिकुलर प्रॉपर यहाँ पे फॉर्मेट बना सकते हैं, पर्टिकुलर, और यहाँ पे सामने की ओर लिख देंगे रुपीज़, ठीक है। चलिए, मैंने कहा सर रॉ मटेरियल हमने परचेज़ किया, ठीक है। रॉ मटेरियल है आपके पास में 1,50,000 रुपीज़, तो कहते हैं सर 1,50,000 लीजिए। इसके बाद क्या है सर, इसके बाद कहा वेजेस है 90,000, फिक्स ओवरहेड 65,000 और वेरिएबल ओवरहेड आपके पास में 50,000। तो वेजेस और वेरिएबल सबसे पहले लिख दो, उसके बाद फिक्स का मैं यहाँ पे देखता हूँ किस तरीके से करना है, ठीक है। सबसे पहले वेजेस लिख दो, वेजेस कितना कहा सर, 90,000, और वेरिएबल आपके पास में ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड कितना कहा था सर, 50,000। फिक्स ओवरहेड है आपके पास में
इसका एक पॉइंट है जिसलिए मैंने थोड़ा यहाँ पे लास्ट में लिखा है फिक्स्ड ओवरहेड। जो यहाँ पे आपको कहा गया कितने हैं सर, आपके पास में 65,000 कहे गए थे, एक बार के लिए देख लेते हैं। 65,000 था, यस सर, फिक्स ओवरहेड 65,000 आपको यहाँ पे कहा गया था। ठीक है, देखिए वेरिएबल ओवरहेड में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो यूनिट बेस होता है, जितने यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे उतना खर्चा ज़्यादा लगेगा, कम कर दोगे तो कम हो जाएगा खर्चा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है फिक्स ओवरहेड में। फिक्स ओवरहेड से रिलेटेड एक पॉइंट है जो मैं यहाँ पे पढ़ाना चाहूँगा। वैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो उसका कोई यहाँ पे रेलिवेंस नहीं है, लेकिन आगे वाले जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं सोल्व, ठीक है, वहाँ पे इसका रेलिवेंस पक्का आने वाला है। ठीक है, सो यहाँ पे वो चीज़ मैं डिस्कस कर देता हूँ, पहले ये फॉर्मेट हम कंप्लीट कर देते हैं। ओके, तो मैं कह रहा था कि सर फिक्स ओवरहेड, एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, वैसे यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसलिए यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, कहते हैं कि सर फिक्स ओवरहेड में एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर क्वेश्चन ने फिक्स्ड ओवरहेड दे रखा है, कंसेप्ट वैसे कवर अप नहीं होते लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि कुछ पॉइंट्स को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करते चलूँ। ठीक है, फिक्स ओवरहेड में यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि एक होता है सर प्रोडक्शन आपने किया कितना, ठीक है, प्रोडक्शन से रिलेटेड, या फिर मैं वर्ड प्रॉपर यूज़ करूँ तो एक्चुअल, ठीक है, जो कि आपने एक्चुअल में खर्चा हुआ फिक्स ओवरहेड का, कहते हैं एक्चुअल। तो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल फिक्स ओवरहेड हमने वैसे डिसाइड किया होता है, फॉर एग्जांपल हमने 10 लाख रुपए का फिक्स ओवरहेड डिसाइड किया है कि 10 लाख रुपए का खर्चा होगा, और जो हमारा नॉर्मल कैपेसिटी है यूनिट प्रोड्यूस करने का वो 10,000 यूनिट्स है, कि हम 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, और 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए 10 लाख का खर्चा होगा। ये आपके पास में क्या है सर, फिक्स ओवरहेड का एस्टिमेट। 10 लाख का खर्चा होगा, 10,000 यूनिट्स बनेंगे। बट मैं कहता हूँ कि सर एक्चुअल में ऐसा हुआ कि कोई रीज़न से, फॉर एग्जांपल कोई मशीन बिगड़ गया था, तो 2-3 हफ्ते तो ऐसा ही रहा वो, ठीक है, तो जिसकी वजह से हम यूनिट प्रोड्यूस कर पाए केवल और केवल 8,000 यूनिट्स एक्चुअल में प्रोड्यूस कर पाए, और 10 लाख का खर्चा पूरा हो गया, क्योंकि ओबियसली वो तो आपके पास में ओवरहेड में तो पूरा जो खर्चा होना था, ठीक है, वो तो पूरा हो गया, खर्चा 10 लाख हो गया, यूनिट्स केवल 8,000 हो पाए। और रीज़न मैंने कहा कि सर वो XYZ जो भी आपके पास में मशीन बिगड़ गया, ठीक है, तो 10 लाख के खर्चे पे 10,000 यूनिट बनने चाहिए थे, बने कितने, 8,000। ये केस नंबर 1 मैंने कह दिया कि सर ऐसा भी हो सकता है। एक केस हो सकता है सर कि एक्चुअल में प्रोड्यूस हो गए 11,000 यूनिट्स। भाई हमारे वर्कर्स बहुत ज़्यादा एकदम मेहनती थे, हमने डिसाइड किया था 10,000 यूनिट बनाएंगे 10 लाख के खर्चे में, वर्कर बहुत बढ़िया निकले, 10 लाख के खर्चे में 11,000 यूनिट बना के दे दिए। तो ये आपके पास में क्या हो गया सर, केस नंबर 2। 2 केस हो सकते हैं सर, जितना डिसाइड किया था उतने ही बने तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो डायरेक्टली खर्चा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, फिक्स ओवरहेड से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कहते हैं कि सर फिक्स ओवरहेड सिर्फ और सिर्फ 65,000 का है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैंने जो यहाँ पे कहा कि 10 लाख डिसाइड किए गए थे, 10,000 यूनिट बनाने थे और उतना ही बना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वैसा ही है तो क्लियरली यहाँ पे लिख दो, जैसे कि इस क्वेश्चन में ऐसा ही है 65,000 बस, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब जो डिसाइडेड है वही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो लिख दो 65,000। इसलिए मैंने कहा कि इस क्वेश्चन में तो इसका कोई रेलिवेंस नहीं है, ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ये पॉइंट, बट इम्पोर्टेंट है दूसरे क्वेश्चन जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें, तो वहाँ पे एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। सो फिक्स ओवरहेड का एक तीसरा जो केस है वो समझ आ गया, और मैंने यहाँ पे वो लिख भी दिया कि ये केस नंबर 3 है आपके पास में, कि जितना डिसाइड किया था उतना ही हुआ, ना कोई ज़्यादा है ना कोई कम है। तो नॉर्मली 2 ही केस बनते, तीसरा तो वो मैंने कह दिया ना कि जो डिसाइडेड था वो है, तो वो ही लिख दो भाई, कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, काम खत्म। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इज़ कहता है कि सर अगर हम देखें तो पर यूनिट यहाँ पे हमने खर्चा कितना डिसाइड किया था,
पर यूनिट अगर हम देखें तो खर्चा कितना डिसाइड हुआ था, 100 रुपीज़ पर यूनिट, रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है, 100 रुपीज़ पर यूनिट, ये हमने डिसाइड किया था। अगर हम देखें यहाँ पे तो कितना कितना हुआ है, अगर केस 1 देखें तो 10 लाख का खर्चा हो गया, 8000 यूनिट बन पाए, तो कहते हैं 10 लाख डिवाइड बाई 8000, कहते हैं कि सर 125 पर यूनिट हो गया। ये तो 125 रुपीज़ का खर्चा हुआ पर यूनिट के हिसाब से। डिसाइड किया था सर 100 रुपये में बन जाएगा, कहते हैं 125 का हुआ है ओवरहेड का, ठीक है, ओवरहेड का खर्चा है ये सिर्फ और सिर्फ, दूसरे भी खर्चे होते हैं ना कहीं, तो वो तो अलग है, यहाँ पे फिक्स ओवरहेड की बात हो रही है। तो कहते हैं कि सर एक यूनिट पे 100 रुपये का खर्चा होना चाहिए था फिक्स ओवरहेड के नाम पे, ज़्यादा हो गए 125। रीज़न क्या रहा, कहते हैं कि सर मशीन बिगड़ गया या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है, क्वेश्चन कोई भी दे सकता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, रीज़न का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। केस नंबर 2 11,000 यूनिट बना दिए तो कहते हैं कि सर खर्चा बेसिकली जो डिसाइड किया था उससे कम हो जाएगा। ये तो बढ़िया है, प्लस पॉइंट है आपके पास में, ठीक है, कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो गई तो प्रॉफिट बढ़ गया। कितना हुआ, कहते हैं कि सर 10 लाख डिसाइड किया था और 11,000 यूनिट बन गए, तो कहते हैं 90.90, 90 रुपीज़ एंड 90 पैसा। तो यहाँ पे आपके पास में पर यूनिट के हिसाब से लीजिए, ये तो बढ़िया काम हो गया। केस नंबर 1 में थोड़ा बिगड़ गया काम और केस नंबर 2 में बढ़िया हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं कि सर फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है हमें। क्वेश्चन ने कहा कि सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालो। क्वेश्चन ने आपको रॉ मटेरियल की इन्फॉर्मेशन दे दी, वेरिएबल ओवरहेड की इन्फॉर्मेशन दे दी, सर आपको वेजेस की इन्फॉर्मेशन दे दी। क्या इन खर्चे में कोई देखने लायक पॉइंट है? कोई नहीं सर। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने जैसे कि क्वेश्चन दिया, डायरेक्टली उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया कि सर रॉ मटेरियल हो गया, वेजेस हो गया, वेरिएबल ओवरहेड हो गया, क्योंकि ये डायरेक्टली यूनिट बेस होते हैं, जितने यूनिट करोगे उतना खर्चा होगा, यूनिट नहीं खरीदा मतलब खर्चा कम हो गया, इसलिए इसमें कोई देखा नहीं, हमने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया। लेकिन फिक्स ओवरहेड जैसे ही आया मैंने कहा कि सर रुक जाना, फिक्स ओवरहेड से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में वो पहले देख लो, इसलिए मैंने ये कहा। कहते हैं कि सर क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेशन के वक्त और कोई खर्चे में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बट दिक्कत जब फिक्स ओवरहेड हो तब है, क्योंकि अगर आपने 8,000 यूनिट प्रोड्यूस किए थे और उसकी कॉस्ट 100 रुपये डिसाइड की थी, खर्चा 125 हो गया, तो वहाँ पे तो दिक्कत है ना सर। और केस नंबर 2 100 रुपये आपने डिसाइड किए थे और 90 रुपीज़ में काम ख़त्म कर दिया फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे भी थोड़ी दिक्कत है। वहाँ पे दिक्कत क्या है कि सर कॉस्ट को कम करनी होगी, और यहाँ पे दिक्कत ये है केस नंबर 1 में, कहते हैं कॉस्ट को बढ़ाना होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ कुछ ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो इंडेक्स 2 कहता है कि थोड़ा सा ध्यान रखिए, अगर आपका केस 1 है तो इंडेक्स 2 ने कहा कि ज़रा यहाँ पे देखिएगा, कहते हैं कि आप तो ये कहेंगे फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक में 500 यूनिट पड़े हुए हैं और 500 यूनिट की आपको कॉस्ट निकालनी, सर रॉ मटेरियल की कॉस्ट निकाल दोगे, ठीक है, सर वेजेस की कॉस्ट निकाल दोगे। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल मैंने कहा 2 रुपये पर यूनिट का खर्चा है, तो 500 इंटू 2, अब जो भी अमाउंट आ गया वो रॉ मटेरियल में लिख दोगे। वेजेस मैंने कह दिया कि सर यूनिट पर यूनिट 5 रुपये का खर्चा होता है, तो 500 इंटू 5 करके वेजेस यहाँ पे लिख दोगे, वही करना है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 500 इंटू 5 जो भी आंसर आए यहाँ पे लिख देंगे। सर वेरिएबल ओवरहेड मैंने कहा कि सर 2 रुपये पर यूनिट का खर्चा है, 500 यूनिट है, 500 इंटू 2 करके यहाँ पे जो भी आंसर आया लिख देंगे। बट सर फिक्स ओवरहेड में ऐसा नहीं करना। मतलब आप सोच रहे होंगे कि सर 500 यूनिट है, केस नंबर 1 के अगर हिसाब से अगर सोल्व कर रहे हैं तो कहते हैं कि सर 125 का खर्चा हुआ ना एक्चुअल में, वैसे डिसाइड तो 100 रुपये किया था लेकिन खर्चा कितना हुआ 125, तो कहते हैं सर 500 इंटू 125 कर देंगे, सर 500 इंटू 125 कर देंगे और 62,500 जो आंसर आया वो हमारा क्या है सर, कॉस्ट है, और वहाँ पे लिख देंगे। और यहीं पे मैं कह दूंगा कि सर ये आपके पास में क्या हो गया सर, गलत हो गया। क्यों सर? कहते हैं कि सर आप ऊपर देखिए ना, मतलब लॉजिकली सोचिए, 8,000 यूनिट 125 के हिसाब से आपने बना डाले, आपको बनाने थे 10,000 यूनिट्स, ठीक है, आपको बनाने थे 10,000 यूनिट्स,
8000 यूनिट आपके पास में प्रोड्यूस हो पाए, राइट। तो ये पॉइंट है आपके पास में कि अगर 10,000 यूनिट बनाने थे तो 10,000 मल्टीप्लाई 125 करिए, तो जो डिसाइडेड थे 10,000 यूनिट्स और आपके पर यूनिट खर्चा कितना हुआ 125 ही हुआ ना। तो 10,000 इंटू 125 करेंगे तो एक्सपेक्टेड फिक्स ओवरहेड तो 10 लाख से बढ़ जाएगा और हमने डिसाइड किया था 10 लाख है, ठीक है। तो ये पॉइंट है आपके पास में। और अगर हम इस तरीके से ना सोचें, ये आपको समझ नहीं आया फॉर एग्जांपल, तो दूसरे तरीके से समझिए कि सर 10 लाख रुपए का खर्चा हमने डिसाइड किया था 10,000 यूनिट पे, तो 8,000 पे कितना होना चाहिए था। कहते हैं कि सर 10 लाख का खर्चा 10,000 यूनिट पे, तो 8,000 पे कितना होना चाहिए था, 8,000 मल्टीप्लाई 10 लाख, 10 लाख आपके पास में डिवाइड बाई 10,000, तो 8 लाख का खर्चा होना चाहिए था। लेकिन आपने क्या कहा सर 10 लाख का खर्चा भी हो गया और 8,000 यूनिट ही बन पाए, तो गलत हो गया ना। मतलब 10 लाख के खर्चे में 10,000 यूनिट बनने चाहिए थे, आपने कितने बनाए 8,000 यूनिट, तो 8,000 यूनिट बनाए तो उसमें 8 लाख का खर्चा होना चाहिए था एज पर एक्सपेक्टेड, लेकिन हुआ नहीं इतना। तो इंड एस 2 ने कहा ऐसे नहीं चलेगा जो आपने यहाँ पे डायरेक्टली डाल दिया 500 इंटू 125। सर फिक्स ओवरहेड इस तरीके से नहीं चलते, वेरिएबल चलता है, ठीक है। वेरिएबल में आपने कहा कि सर 2 रुपये पर यूनिट है तो 500 इंटू 2 कर दिया, ख़त्म। फिक्स ओवरहेड में नहीं चलेगा। फिक्स ओवरहेड में कहते हैं कि सर प्रॉपर आपको जो बनता है वही लेना है, जो बनेगा एज पर रूल वही लेना है। मतलब सर समझिए, कहते हैं कि सर सिंपल तरीके से समझना, इंड एस 2 ने कहा कि सर डिसाइडेड था 10 लाख का खर्चा और आपने 10 लाख का खर्चा कर भी दिया। सर हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, 10 लाख का खर्चा कर दिया। दिक्कत तो सर वहाँ पे आई थी, मतलब 10,000 यूनिट बनाने थे और केवल बने कितने 8,000। दिक्कत वहाँ पे है, खर्चा तो पूरा ही कर दिया सर, खर्चे में तो हम पीछे रहते ही नहीं है, जितना भी दो पैसा ख़त्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 लाख का खर्चा करना था, कर दिया। दिक्कत यह है कि सर जो डिसाइड किया था वो नहीं बना पाए, 8,000 यूनिट ही बन पाए, ठीक है हमने कहा। तो इंड एस 2 ने कहा कि देखिए इसकी ट्रीटमेंट थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। कहते हैं कि सर इसमें से अलोएबल कितना होगा और अनअलोएबल कितना होगा। कहते हैं अलोएबल को यहाँ पे प्रॉपर वर्ड दिया गया है, कहते हैं कि फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब जो होंगे, फिक्स ओवरहेड वो फिक्स ओवरहेड जो एब्जॉर्ब किए जाएंगे, एब्जॉर्ब का मतलब अलाउ किया जाएगा, कॉस्ट आप ऐड कर पाएंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में जो ऐड हो पाएगा वो है एब्जॉर्ब्ड। इसके सामने एक और यहाँ पे बताया गया, कहता है कि 10 लाख में से कुछ ऐसा भी खर्चा हम कहेंगे जो अनएब्जॉर्ब्ड माना जाएगा, मतलब वो डायरेक्ट पीएनएल में जाएगा। यहाँ पे ओवरहेड जो आपके पास में कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड नहीं हो पाएगा, तो कहता है फिक्स ओवरहेड कौन से वाले सर, अनएब्जॉर्ब्ड। पूरे का पूरा खर्चा 10 लाख का जो है वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं आएगा दोस्त, ठीक है। मतलब कि आपने जो 500 इंटू 125 किया वो तो टोटल बेसिस पे कर दिया ना, वो नहीं आएगा। इसके लिए प्रॉपर आपको क्या करना पड़ेगा सर, प्रॉपर आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या चीज़। कहते हैं कि सर इंड एस 2 ने कहा एब्जॉर्ब उतना ही होगा जितना प्रोडक्शन के हिसाब से एक्चुअल में किया और जो नॉर्मल यूनिट के हिसाब से पर यूनिट का खर्चा माना गया था। सर मतलब कहते हैं कि सर यूनिट कितने प्रोड्यूस किए, सर 8,000, एक्चुअल में तो वही हुआ ना 8,000, तो कहते हैं सर 8,000। हमने कहा ठीक है, इंड एस 2 ने कहा ठीक है। कहते हैं कि इसका जो खर्चा है मल्टीप्लाई करेंगे उतना जितना डिसाइडेड था, जितना डिसाइडेड था। डिसाइडेड पर यूनिट कितना था सर, ये तो 125 तो आपने जो किया वो है, 125 जो आपने अभी एक्चुअल में किया वो है, और यहाँ पे 90.90 था वो। मैंने कहा सर डिसाइडेड पर यूनिट खर्चा कितना है, सर ये रहा 100, डिसाइडेड तो 100 ही था। तो इंड एस 2 ने कहा आपने जितने यूनिट बनाए मल्टीप्लाई डिसाइडेड पर यूनिट जो आपके पास में कॉस्ट था 100, वो करो, जो भी आंसर आया वो अलोएबल है, वो अलोएबल है। मतलब इंड एस 2 सिंपली ये कहना चाहता है कि आपकी गलती की वजह से आपकी कॉस्ट अगर बढ़ गई 125 हो गई ना,
आपकी गलती की वजह से। वैसे तो नॉर्मल आप 100 में कर सकते थे सर, बिल्कुल, बट कोई रीज़न रहा, मशीन ख़राब हो गया या फिर आप छुट्टी पे चले गए, ठीक है, तो कुछ दिनों तक आपकी फैक्ट्री बंद रही, जो भी आपके पास में, सर आपकी गलती की वजह से आपकी अगर कॉस्ट बढ़ गई है, वो आपकी अलाउएबल कॉस्ट नहीं है, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में तो नहीं आएगी, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं आएगी। बात समझ रहे? तो कहते हैं फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब जो है वो टोटल कितना अलाउएबल है, कहते हैं 10 लाख में से उतना ही जितना एक्चुअल में आपने यूनिट प्रोड्यूस किए मल्टीप्लाई जितना डिसाइडेड पर यूनिट खर्चा है। तो कहते हैं कि सर आपके पास में 8 लाख रुपये, ये 8 लाख रुपये जो है ना वो अलाउएबल कॉस्ट है, ये 8 लाख रुपये जो है ना वो अलाउएबल कॉस्ट है। बात समझ रहे हैं? 8 लाख रुपये क्या है सर? अलाउएबल कॉस्ट है। तो सर फिक्स ओवरहेड अनएब्जॉर्ब क्या होगा सर? रिमेनिंग, मतलब 10 लाख रुपए का खर्चा आपके पास में अलाउएबल था जो आपने खर्चा कर दिया, ठीक है, बट उसमें से जो प्रॉपर एज पर इंडेक्स 2 के हिसाब से जो खर्चा अलाउएबल है वो कैलकुलेशन करके हमने निकाला कितना है सर? 8 लाख रुपए, जो कि आपके कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रिमेनिंग सर P&L में जाएगा 2 लाख रुपए, जिसे हम अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कहते हैं, अनएब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। क्या बात समझ में आ रही है? ये अनएब्जॉर्ब्ड, ये अनएब्जॉर्ब्ड है, ठीक है। तो ये आपके पास में 8 लाख रुपए P&L में, मतलब सॉरी 2 लाख रुपए जो है वो P&L में चले जाएंगे, P&L, ठीक है, और ये जो 8 लाख रुपए वो कैपिटलाइज होंगे, मतलब 8 लाख, ये तो मैंने 8,000 यूनिट के हिसाब से कहा, मतलब आपके 500 यूनिट है तो 500 इंटू 100 करेंगे तो जो भी आंसर आए वो आपके पास में, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया था ना कि 500 यूनिट है आपके पास में, तो 500 इंटू 100 कर देना, ठीक है जी, ये पॉइंट हो गया। तो कहते हैं सर ये पॉइंट आपके पास में हो गया, क्लियर है? अच्छा सर, अगर ज़्यादा यूनिट बना दिए तो प्रॉफिट है आपके पास में, अच्छी बात है, तो इसमें क्या करेंगे? इसमें सर कहते हैं कि सर अनएब्जॉर्ब का पॉइंट ही नहीं आएगा। अनएब्जॉर्ब तभी आता है जब आपके पास में क्या होता है सर? जब आपके पास में कॉस्ट बढ़ जाती है पर यूनिट। कॉस्ट अगर पर यूनिट कम है तो वो तो आपके लिए फ़ायदा ही है ना, उसमें तो अनएब्जॉर्ब कुछ आएगा ही नहीं, मतलब अनअलो कुछ होगा ही नहीं, सारी की सारी चीज़ें अलो हो जाएगी। जैसे कि मैंने कहा कि सर यहाँ पे मैंने क्या कहा कि आप फिक्स ओवरहेड एब्जॉर्ब कैसे निकालते हैं? फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्ब मतलब कि अलोएबल कैसे निकालते हैं? कहते हैं कि सर जो यूनिट एक्चुअल में प्रोड्यूस किए कितने हैं सर? 11,000 है, मल्टीप्लाई जो अलोएबल थे, जो अलोएबल आपके पास में कॉस्ट थी, मतलब कि 100 मल्टीप्लाई 100। अभी ये अगर लिख रहे हैं तो लिखना मत, थोड़ी देर के लिए रुक जाना। तो कहते हैं कि मल्टीप्लाई कर दिया तो सर ये तो 11 लाख आ गया। सर कहीं कोई गलती हो रही है ऐसा लग रहा है सर? बिल्कुल। क्या गलती हो रही है? कहते हैं कि सर 10 लाख का खर्चा हुआ ना, अलोएबल ही 10 लाख किया था और आप कहते हैं कि 11 लाख का खर्चा हुआ है, ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना। मतलब जब 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा है ही नहीं तो खर्चा हुआ कैसे? आप कहते हैं कि 11 लाख का खर्चा किया, जबकि पैसे ही 10 लाख रुपए पड़े हुए, तो 11 लाख का खर्चा कैसे हो गया? ठीक है, तो ये बात हो गई, तो ये तो रॉन्ग है। 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट था, फिर 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? ये तो नहीं हो सकता। इंडेक्स 2 ने कहा कि जब आप प्रॉफिट कर रहे होंगे ना, इंडेक्स 2 ने कहा कि जब आप प्रॉफिट कर रहे होंगे, मतलब जो कॉस्ट डिसाइडेड था उससे कम कॉस्ट में अगर आपने प्रोडक्शन किया है, उससे कम प्रोडक्ट्स में अगर प्रोडक्शन किया है, तब आपको क्या करना है? एब्जॉर्ब में आपको ये करना है, 11,000 यूनिट बनाए, एब्जॉर्ब में आपको करना है मल्टीप्लाई 90.90। ये 90.90 क्या है सर? एक्चुअल कॉस्ट। ध्यान रहे, अगर जो डिसाइडेड कॉस्ट है आपकी उससे कम में प्रोडक्शन कर दिया तो यहाँ पे आपको लेना है एक्चुअल कॉस्ट, मल्टीप्लाई एक्चुअल कॉस्ट करना है। लेकिन अगर जो डिसाइडेड था 100 रुपये, उससे ज़्यादा खर्चा कर दिया, तो जब आप कैलकुलेशन कर रहे हैं एब्जॉर्ब की, वहाँ पे लेना है आपको एक्चुअल यूनिट्स, पर यूनिट खर्चा एक्चुअल। तो क्या समझ में आ रहा है? कहते हैं कि खर्चा जो डिसाइड किया था पर यूनिट उससे कम किया, ये तो फ़ायदा है। फ़ायदा है
तो एक्चुअल कॉस्ट ही लेंगे 90, तो एक्चुअल कॉस्ट ही लेंगे 90, मतलब कि ये खर्चा उतना ही आएगा जितना आपने डिसाइड किया था 10 लाख रुपए, ना कोई आपके पास में बचेगा कोई डिफरेंस और ना ही कोई अमाउंट अनएब्जॉर्ब में जाएगा, इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये 10 लाख का खर्चा। बट कहते हैं कि सर ज़्यादा खर्चा किया है पर यूनिट, जैसे कि 100 का कर दिया 125, तो जब एब्जॉर्ब की कैलकुलेशन कर रहे हो वहाँ पे कौन सा लेना है सर, एक्चुअल वाला नहीं लेना है, जो डिसाइडेड था वही लेना है। ये तो कम खर्चा किया है तो एक्चुअल आएगा, वरना नहीं। ये चीज़ आपके पास में क्लियर हो रही होगी, सिंपल है। ठीक है, ये फिक्स ओवरहेड का पूरा कंसेप्ट होता है जो मैंने आपको पढ़ा दिया। वैसे इस पॉइंट में यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो इम्पोर्टेंट नहीं है, इस क्वेश्चन में तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही इसका कोई यहाँ पे डिस्कशन है, लेकिन हाँ आने वाले इलस्ट्रेशन में इसका कोई डिस्कशन बनेगा, पक्का बनेगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो डायरेक्टली ले लिया, लो जी ख़त्म बात। इसके अलावा कोई खर्चे जो क्वेश्चन ने दिए हो और हमने ना लिए हो, कहते हैं कि सर रॉ मटेरियल ले लिया, वेजेस हमने ले लिया यहाँ पे, इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड भी हमने ले लिया, तो चारों तरीके के खर्चे ले लिए। इसके अलावा कोई खर्चे दिए थे जो हमने नहीं लिए हो, सर दिया है ना। कहते हैं कि सर जो आपके पास में बाई प्रोडक्ट था उसका खर्चा दिया था और उसकी सेल वैल्यू हमें दी थी बाई प्रोडक्ट, और दूसरा एक और यहाँ पे था सर स्क्रैप की सेल वैल्यू दी थी। ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट मैंने कही, मैंने क्या कहा सर, जितनी भी टोटल कॉस्ट है उसमें से इसकी सेल वैल्यू माइनस कर देना। तो अब बारी आ चुकी है उसकी। कहते हैं कि सर सबसे पहले बाई प्रोडक्ट का देख लेते हैं। बाई प्रोडक्ट 20 रुपये में बिकेगा, कितना यूनिट बेचा है सर, 2000 यूनिट। कितना यूनिट बेचा है सर, 2000 यूनिट बेचा है। ठीक है, तो 2000 मल्टीप्लाई 20 करेंगे। ठीक है, अच्छा ये सेल वैल्यू में से कोई अलोएबल खर्चा आपने किया है तो वो माइनस होता है, जैसे कि यहाँ पे पैकेजिंग 8000 यूनिट है, मतलब सॉरी 8000 रुपये है, और 2000 आपके पास में पैकेजिंग है। 8000 वो प्रोसेसिंग के थे और 2000 आपके पास में क्या है सर, पैकेजिंग के, तो वो माइनस कर देंगे, और जो रिमेनिंग बचा वो आपके पास में कॉस्ट को कम करेगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि सर आपके पास में बाई प्रोडक्ट की सेल वैल्यू माइनस कर देंगे। ठीक है, तो लेस कर देंगे, लेस NRV ऑफ बाई प्रोडक्ट। NRV कितनी है सर बाई प्रोडक्ट की, कहते हैं कि सर 2000 यूनिट बेचे हैं और 20 रुपये के हिसाब से है, क्वेश्चन ने कह दिया है, क्वेश्चन ने कह दिया है। ठीक है, तो 20 रुपये के हिसाब से आपके पास में है। एक बार के लिए मैं वापस से चेक कर लूँ कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, 20 रुपये ही था सर, हाँ जी 2000 है और आपके पास में 20 रुपये के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। कहते हैं कि सर कितनी वैल्यू माइनस होगी, 2000 मल्टीप्लाई 20, आपके पास में 40,000। ये 40,000 डायरेक्टली माइनस हो जाता अगर क्वेश्चन ने इससे रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा खर्चे ना दिए होते। अगर दिए हैं तो हमें उसे देखना पड़ेगा कि क्या वो अलोएबल एक्सपेंस है, अगर है तो उसे हमें क्या करना है सर, उसे हमें कंसिडर करना है, मतलब माइनस कर देना है आपके पास। ठीक है, इतना सा पॉइंट होता है और कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। ठीक है जी, चलिए, तो कहते हैं कि सर बाई प्रोडक्ट में आपने यहाँ पे खर्चा किया है, कहते हैं कि सर इसमें है आपके पास सबसे पहले प्रोसेसिंग कॉस्ट, मैंने लिख दिया सर प्रोसेस कॉस्ट है, और दूसरा आपके पास में एक और चीज़ यहाँ पे दी गई थी, क्या दी गई थी आपके पास में, एक प्रोसेस था, हाँ पैकेजिंग था। ठीक है, पैकेजिंग कॉस्ट आपके पास में, पैकिंग कॉस्ट। ठीक है, तो एक खर्चा आपके पास में 5000 दिया गया था और दूसरा कुछ 8000 दिए गए थे, या 8 और 2 दिए गए थे। ठीक है ना, तो कोई भी हो, 8000 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप क्वेश्चन में देख लेना, 2000 यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपकी सेल वैल्यू में से माइनस कर दो, और जो भी अमाउंट आया आपके पास, और जो भी आपके पास में अमाउंट आया वो यहाँ पे कॉस्ट में से कम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना 30,000 बचेगा, 30,000 से हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, मतलब उतना प्रॉफिट हो गया हमें,
बाई प्रोडक्ट बेचने से हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, बढ़िया है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद कहते हैं कि सर चलो वो तो चलो ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट हो गई और स्क्रैप बेच दिया 5,000 में। अच्छा, स्क्रैप के लिए कोई खर्चा है सर? नहीं दिया गया, तो डायरेक्टली 5,000 माइनस कर देंगे। कहते हैं कि सर एक और चीज़ लेस कर देंगे, लेस सेल ऑफ स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप कितना है सर? 5,000। वो भी कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी बेसिकली, ठीक है। सेल ऑफ स्क्रैप तो कितना यहाँ पे आ गया, आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ गई वो मुझे बताइए। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? कहते हैं कि सर टोटल कॉस्ट आपके पास में आ गई 1,50,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 प्लस 65,000 और माइनस करना है सर 30,000 एंड 5,000। टोटल कॉस्ट कितनी आ गई सर? टोटल कॉस्ट आपके पास में आ गई सर 3,20,000। 3,20,000 क्या है सर? टोटल कॉस्ट है। लीजिए, क्वेश्चन ने क्या पूछा सर? क्वेश्चन ने पूछा कि सर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है। ये टोटल कॉस्ट आ गई। टोटल कॉस्ट मतलब जितना भी आपने प्रोडक्शन किया है। प्रोडक्शन कितना किया है सर? से कहता है कि 14,500 यूनिट्स, उसकी कॉस्ट आ गई। अब क्या करना है? सिंपली कुछ नहीं करना है, 250 और 100 का यहाँ पे कितना होगा वो निकाल लेना है। 250 और 100 का कितना होगा वो निकाल लेना है, सिंपल है ना। कहते हैं कि सर ये तो टोटल कॉस्ट है, टोटल यूनिट पे बेस। बस मुझे यहाँ पे क्या करना है सर? बस मुझे यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री जो आपको पूछा गया है, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे कहा गया है कि सर एक कितनी बची हुई है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। मेन प्रोडक्ट 1 250 है और 2 जो है वो 100 है। तो यहाँ पे जो M1 है और जो M2 है वह कहता है 250 और 100 है, 250 और 100। तो बस ये कुछ करना थोड़ी ना है। कहते हैं 3,20,000 जो है वो टोटल कॉस्ट है, आप इसे बांट दीजिए इनमें, मतलब 250 और 100 में, कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे एक ही पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करना है मुझे। कहते हैं कि सर ये जो टोटल कॉस्ट है ना आपके पास में, ये टोटल जो कॉस्ट आपके पास में आ गई 3,20,000, ये इसमें बांटेंगे कैसे? मतलब 250 यूनिट्स है और ये 100 यूनिट्स है, ये बांटना कैसा है? ठीक है, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन का। ये निकालना तो बहुत ज़्यादा सिंपल था, बस यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना है कि आपको टोटल कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, और सेल यूनिट आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो आप इसे अलोकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ सेल वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू किसकी होगी सर? सेल वैल्यू। मतलब सेल क्या है सर? सेल क्या है सर? सेल तो क्वेश्चन ने दे दिया, कहते हैं कि सर 5,000 यूनिट बेचा है और 4,000 यूनिट बेचा है, यही है सेल वैल्यू सर? बिल्कुल यही सेल वैल्यू है। कहते हैं कि सर ये तो यूनिट्स है, अमाउंट क्या है? कहते हैं कि ये भी दे रखा है 60 यूनिट्स पर यूनिट और यहाँ पे 50 रुपीज़ पर यूनिट, 60 रुपीज़ और 50 रुपीज़। तो निकालिए सेल वैल्यू का रेशियो क्या होगा। उसी रेशियो में ये खर्चे को बांट देंगे, उसी रेशियो में इस खर्चे को बांट देंगे। तो कहते हैं कि सर रेशियो ऑफ सेल वैल्यू, रेशियो ऑफ सेल वैल्यू, रेशियो ऑफ सेल वैल्यू कितना होगा सर? कहते हैं रेशियो ऑफ सेल वैल्यू सिंपल है, कहते हैं 5,000 यूनिट और 4,000 यूनिट। 5,000 यूनिट 60 रुपये के हिसाब से, 5,000 यूनिट 60 रुपीज़ के हिसाब से था, ये M1 था। और M2 कितना था? कहता है कि सर 4,000 यूनिट्स
4000 यूनिट्स आपके पास में कितना 50 रुपीज़ के हिसाब से था, ये M2 हो गया। तो निकाल लीजिए इसका रेशियो क्या होगा। कहता है कि सर 5000 इंटू 60 मतलब ये आपके पास में 3 लाख हो गया, और ये आपके पास में 4000 मल्टीप्लाई 50 मतलब ये 2 लाख हो गया। तो 3/2 आपके पास में रेशियो आ गया। द रेशियो इज 3/2। तो सिंपल तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो गया। कहते हैं 3,20,000 का जो खर्चा है वो 3/2 में बांट देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। कहते हैं कि सर 3/2 में आपको खर्चा बांट देना है, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब इससे मैं सॉल्यूशन से ही डायरेक्ट दिखा देता हूँ। मतलब सेल वैल्यू आपको लेना है 3 लाख 2 लाख, उसमें से कॉस्ट माइनस कर दो तो कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी। अभी भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए। वैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करवा देता हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन ही मैंने सॉल्व करवा दिया ऐसा हो जाए, ठीक है। तो ये मैं बेसिकली इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पे साइड में या फिर नीचे ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि सर सेल आपके पास में जो है वो 3/2 रेशियो आ गया है। तो 3,20,000 को 3/2 में मैं बांट देता हूँ, ठीक है। 3/2 मतलब 3,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5। तो ये एक तरफ आपके पास में M1 के लिए टोटल आपके पास में कॉस्ट कितनी आ गई सर, 1,92,000 हो गया, और रिमेनिंग सर 1,28,000 हो गया। ये टोटल यूनिट्स के लिए, टोटल खर्चा है ना, टोटल यूनिट्स के लिए, राइट। तो पर यूनिट कितना होगा ये निकाल दूँ तो मल्टीप्लाई यहाँ पे मैं वो चीज़ कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे इन्वेंट्री का अमाउंट आ गया, बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ये टोटल यूनिट्स के लिए ना, डिवाइड बाई कर दो नंबर ऑफ़ यूनिट्स, डिवाइड बाई नंबर ऑफ़ यूनिट्स मतलब आपने बेसिकली कितने यूनिट्स हैं वो मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड बाई करना है, तो बात ही ख़त्म हो जाएगी। समझ रहे हो? बताइए टोटल यूनिट्स कितने हैं, टोटल यूनिट्स कितने हैं मुझे ये बताइए। ये मिटा देता हूँ ताकि मैं थोड़ा यहाँ पे अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो प्रॉपर दिखे। तो कहते हैं सर टोटल यूनिट्स कितने हैं, कहते हैं यहाँ पे आपको दे रखा है सर 5,000 यूनिट है, 4,000 यूनिट है, टोटल यही यूनिट्स है ना। हाँ इसमें से कुछ क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है वो बात अलग है, लेकिन टोटल तो 5,000 और 4,000 यूनिट ही है। आउटपुट तो कितना ही हुआ है 5 और 4, बाई प्रोडक्ट को तो गिनेंगे ही नहीं आपके पास में, ठीक है। तो कहते हैं 5,000 और 4,000 आपके पास में टोटल यूनिट्स यही है। कहते हैं कि सर 192 का जो खर्चा है वो M1 के लिए है और ये M2 के लिए है। तो कहते हैं कि सर डिवाइड बाई 5,000 यूनिट, और यहाँ पे डिवाइड बाई करेंगे सर कितना था 5,000 और 4,000 आपके पास में, ठीक है। तो 4,000 यूनिट था ना, 4,000 यूनिट्स। बताइए सर पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी, डिवाइड बाई 5,000, 38.4 पर यूनिट। पर यूनिट आपके पास में कॉस्ट आ गई, ठीक है। और यहाँ पे 1,28,000 डिवाइड बाई 4,000, 32 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, 32 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। तो कहते हैं सर M1 की कॉस्ट है 38.4, क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है आपके पास में 250 का, तो 38.4 मल्टीप्लाई 250, कहते हैं कि सर 38.4 मल्टीप्लाई 250 तो कितना आएगा सर 9,600, और ये आपके पास में 100 इंटू 32 तो 3,200। जो क्वेश्चन ने आंसर पूछा था वो आपके पास में निकल के आ गया। कहते हैं कि 9,600 और आपके पास में 3,200। लीजिए जो सॉल्यूशन आपके पास में मांगा गया था वो ये है। तो पूरे का पूरा अगर मैं यहाँ पे जॉइंटली इसे डिस्कस करूँ तो सॉल्यूशन के साथ ही डिस्कस कर लेता हूँ।
कहते हैं कि सर क्वेश्चन ने दिया क्या था। कहते हैं कि सर क्वेश्चन ने दिया कि रॉ मटेरियल के कितने यूनिट्स है, 14,500 यूनिट्स। इसमें से आपने फिनिश गुड्स बनाए, तो फिनिश गुड्स कितने बने टोटल। कहते हैं 5,000 एंड 4,000। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सर 14,500 का जो रॉ मटेरियल था वो मैंने मशीन में डाल दिया। ये यूनिट्स जो है रॉ मटेरियल है, ये क्या है सर, रॉ मटेरियल है। ये मैंने क्या किया सर, एक मशीन में डाल दिया, जो हमारे पास मशीन है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल ये मशीन है, ये मशीन में जैसे ही हमने डाला तो यहाँ से निकल के आया गया सर फिनिश गुड्स, FG फिनिश गुड्स, या फिर मेन प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। कहते हैं एक का नाम हुआ M1, एक का नाम हुआ सर M2। 14,500 यूनिट डालने पे हमें फिनिश गुड्स कितना मिला सर, सिर्फ और सिर्फ 5,000 यूनिट्स ऑफ M1 और 4,000 यूनिट्स ऑफ M2। टोटल हमें 9,000 यूनिट्स मिले। ये क्वेश्चन ने कहा, मतलब 14,500 यूनिट डालने पे 9,000 यूनिट बाहर निकल के आ गए। ये यूनिट्स है। कोई स्टूडेंट को समझ ना आया हो इसलिए मैंने थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा दिया कि पूरी कहानी ये है, ठीक है। तो हमने क्वेश्चन में देखा कि सर टोटल खर्चे दिए गए, रॉ मटेरियल का इतना, वेजेस का इतना, और आपके पास में बाई प्रोडक्ट और स्क्रैप का खर्चा यहाँ पे दिया गया। क्वेश्चन ने कहीं पे भी ये नहीं बताया कि सर पर यूनिट का खर्चा कितना है, मतलब किस बेसिस पे कॉस्ट को बाइफरकेट करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होता है सर, सेल के बेसिस पे हमें बाइफरकेट कर देना होता है, ठीक है। वैसे कंसेप्ट में आपको मैं बड़ी डिटेल में समझाता, लेकिन यहाँ पे कंसेप्ट कवर नहीं कर रहे हैं बेसिकली। हाँ, क्वेश्चन से रिलेटेड जो कंसेप्ट है सेल के बेसिस पे करना है, तो वो मैंने प्रॉपर आपको समझा दिया, लेकिन पूरा कंसेप्ट तो यहाँ पे नहीं ले सकता ना, ये आईसीए मॉड्यूल बैच है बेसिकली, इसलिए। तो मैंने कहा कि सर यहाँ पे सेल के बेसिस पे, सेल का जो रेशियो है उसके बेसिस पे कॉस्ट को बांट देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया सर, टोटल कॉस्ट निकाल ली। टोटल कॉस्ट में हमने क्या किया सर, टोटल कॉस्ट में हमने पूरे का पूरा जो यहाँ पे खर्चा था वो ले लिया। पूरे का पूरा जो खर्चा बन रहा था वो हमने क्या किया सर, वो पूरे का पूरा खर्चा हमने ले लिया जो यहाँ पे दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो भी यहाँ पे स्क्रैप से पैसा मिला उसको हमने माइनस कर दिया। यहाँ पे दो तरीके के, एक तो बाई प्रोडक्ट के नाम पे, बाई प्रोडक्ट जिसे हमने 20 रुपये में बेच दिया, तो 20 रुपये के हिसाब से जितना भी पैसा मिला माइनस कर देंगे। लेकिन हाँ, कोई रेलेवेंट एक्सपेंस खर्चा किया है तो वो माइनस कर देंगे उसमें से, और उसके बाद जो अमाउंट मिला वो माइनस करेंगे कॉस्ट में से। और स्क्रैप है वो भी हमने माइनस कर दिया 5,000। तो ये क्या निकल के आएगा सर, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट तो आ गई, हमें चाहिए सर क्लोजिंग स्टॉक में कितना खर्चा है। टोटल कॉस्ट का जो भी खर्चा हुआ है टोटल आपके पास में कितना, 3,20,000 आया था, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक जो 250 और 100 यूनिट है उसके लिए कितना खर्चा रहेगा वो हमें चाहिए। तो सर ये तो दिक्कत होगी, क्योंकि 3,20,000 वो तो टोटल बेसिस पे, हमें पता ही नहीं है कि वो M1 के लिए कितना होगा, M2 के लिए कितना होगा। तो हमने क्या किया, एक मेथड है आपके पास में, कंसेप्ट में पढ़ाया गया होगा। कहते हैं कि सर जब टोटल कॉस्ट दी गई है और बाइफरकेशन आपको यहाँ पे पता नहीं है, मतलब बताया नहीं है, तो आप उसे सेल के रेशियो में बांट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सर, सेल के रेशियो में उसे बांट देंगे। तो सेल का वैल्यू निकाला, उसका हमने रेशियो निकाला, तो रेशियो आ गया 3.2। तो टोटल कॉस्ट को हमने 3.2 में बांट दिया और डिवाइड बाई टोटल यूनिट्स कर दिया। टोटल कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल यूनिट करेंगे तो क्या मिलेगा सर, टोटल कॉस्ट और डिवाइड बाई टोटल यूनिट इज इक्वल टू पर यूनिट का खर्चा। तो पर यूनिट हमें निकल के आ गए 38.8, और दूसरा आपके पास में 32 आई थिंक आया था, और उसे हमने क्या कर दिया सर, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, 38 था या फिर 28 था आई थिंक, ठीक है। तो जो भी आपके पास में हो, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लेता हूँ 38 पॉइंट जो भी है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 32, तो यह आंसर निकल के आ गया टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट जो क्वेश्चन ने पूछी थी। इतना सिंपल था। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में देखिए क्या करा गया है। सबसे पहले इसने एक सिंपल एक वर्किंग नोट बनाई। कहते हैं कि सर बाई प्रोडक्ट के लिए उसने बनाया और ये 30,000 निकाला। अब ये 30,000 का क्या करेगा सर, कॉस्ट जो टोटल कॉस्ट है ना उसमें से माइनस कर देगा। देखिए ज़रा, कहते हैं टोटल कॉस्ट निकालते वक्त 150, 90, 65 और 50 ऐड कर दिए, जिसमें से 30 माइनस कर देंगे किस चीज़ का सर, बाई प्रोडक्ट का। उसने कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाई, हमने साथ में ही दिखा दी थी, ठीक है। तो दोनों तरीके अवेलेबल है, एग्जाम में किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से एक और चीज़ माइनस करनी है, स्क्रैप जो 5,000 दिया था, ठीक है, ये रहा, वो माइनस कर दिया, टोटल कॉस्ट आ गई।
अब यहाँ पे दिक्कत यही थी कि टोटल कॉस्ट में से कितना खर्चा M1 के लिए है और M2 के लिए कितना है, वो इम्पोर्टेंट था। तो वो हमें पता नहीं था, तो हमने क्या किया सर, सेल का रेशियो निकाला 3:2। उसी रेशियो में हमने ये जो टोटल कॉस्ट है उसे बांट दिया और ये निकल के आ गया। अब टोटल कॉस्ट मिल गया, टोटल कॉस्ट है हमारे पास में और टोटल यूनिट्स है, टोटल यूनिट्स भी हमारे पास है और टोटल कॉस्ट भी है, तो पर यूनिट खर्चा निकल सकता है। यस सर, पर यूनिट हमने निकाल दिया। और जैसे ही पर यूनिट आ गया, कहते हैं कि सर क्लोजिंग स्टॉक में जितने भी यूनिट पड़े वो मल्टीप्लाई कर दो और बात ख़त्म हो जाएगी, 9600 और 3200, और क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म, क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। आरटीपी एमटीपी में कहीं ना कहीं ये आ चुके हैं, ठीक है, और एग्जाम में पूरा यहाँ पे चांसेस रहेगा क्वेश्चन आने की, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 बड़ी डिटेल में मैंने आपको ये करवा दिया। आई होप कि यहाँ पे इससे रिलेटेड कोई भी कंसेप्ट मेरे से नहीं छूटा है, मतलब मैंने पूरे का पूरा करवा दिया। हाँ, इससे रिलेटेड जो दूसरे कंसेप्ट होते जो पढ़ाने लायक होते लेकिन वो रेगुलर बैच में होते, यहाँ पे नहीं। ये ICA मॉड्यूल बैच है, फिर भी मैंने मेहनत की कि आपके पास में जो भी कंसेप्ट होते वो समझ आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में कंप्लीट। अच्छा चलो, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिल में लग रहा है कि वो पॉइंट जो मैंने एक छोड़ दिया, अगर वो करवा देता तो मैं ये कह सकता था कि 100% पढ़ा दिया है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उसका डिस्कशन भी कर लूँ, मतलब मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन को मैंने 100% कंसेप्ट के साथ करवाया हुआ है। कौन सा पॉइंट सर? ये वाला कि सर कॉस्ट को हमने किस रेशियो में बांटा? सेल रेशियो में। तो सेल रेशियो में ही क्यों बांटा? तो ये इससे रिलेटेड कंसेप्ट है, तो मैं चाहता हूँ कि वो मैं पढ़ा दूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सर मैंने 100% पढ़ाया है क्वेश्चन में, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते वक्त। तो ये कहने के लिए मुझे पूरा पढ़ाना पड़ेगा, तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये बेसिकली कंसेप्ट रिवाइज के हिसाब से कराऊंगा, आप भी समझ सकते हैं, ठीक है ना, उतना तो चलिए। तो मैंने कहा कि सर आपके पास में एक कंसेप्ट होता है कॉस्ट फॉर्मूला, कॉस्ट फॉर्मूला क्या है ये सर? कॉस्ट फॉर्मूला कहते हैं कि सर इंडेक्स 2 ने कहा है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट निकालने के डिफरेंट तरीके होते हैं, जिसमें से एक था सेल का रेशियो जो मैंने ऊपर करवाया। कहते हैं कि सर एक आपके पास में स्टैंडर्ड मेथड होता है, मतलब आपके पास में एक प्रॉपर मेथड होता है, टाइप 1, जिसे मैं नाम दे रहा हूँ, इंडेक्स 2 ने नहीं कहा, ये प्रॉपर मेथड, ठीक है। जिसमें इंडेक्स 2 ने कहा, एक इंडेक्स 2 ने तो सिर्फ यही कहा कि एक मेथड है जिसे मैंने नाम दे दिया प्रॉपर मेथड। तो इंडेक्स 2 ने ये कहा कि ये जो आपके पास में टाइप 1 का मेथड है उसमें दो तरीके की चीज़ें होती हैं। सबसे पहला कहते हैं कि सर स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड या फिर स्पेसिफिक, ठीक है, आपके पास में कहते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट फॉर्मूला, लिखिए वर्ड स्पेसिफिक कॉस्ट फॉर्मूला। ये क्या होता है सर? इंडेक्स 2 ने कहा स्पेसिफिक कॉस्ट फॉर्मूला का मतलब होता है कि वो क्वेश्चन ही डायरेक्ट आपको ये बता दे कि सर M1 में इतना है और M2 में इतना है। जैसे कि क्वेश्चन अगर आपको यही डायरेक्टली बता देता कि सर M1 में 38.4 का खर्चा है पर यूनिट के हिसाब से और M2 में 32 का खर्चा है, इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड। जब क्वेश्चन ही खुद आपको बता रहा है कि इतना ही कॉस्ट हुआ है, मतलब उस पर, मतलब कंपनी जो है वो प्रॉपर मेंटेन करके चल रही है कि इस यूनिट का खर्चा इतना ही है। मतलब कंपनी को खुद को पता है कि ये यूनिट का खर्चा इतना ही है और इस यूनिट का खर्चा इतना ही है। प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट है उनके पास, जिनसे उन्हें पता है कि ये यूनिट के लिए इतना ही खर्चा हुआ है। तो उसे कहते हैं स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड या फिर फॉर्मूला। ये रिवाइज करवा रहा हूँ, इन डेप्थ तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर रेगुलर लेक्चर होता तो मैं आपको काफ़ी सारे एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ा था, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। एक और टाइप होता है, कहते हैं उसे हम आपके पास में अदर फॉर्मूला, अदर फॉर्मूला। और इंडेक्स 2 ने कहा अदर फॉर्मूले का मतलब है दो मेथड, एक आपके पास में फीफो, एक आपके पास में लिफो, एक आपके पास में फीफो और एक आपके पास में लिफो।
और एक और होता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज 3 टाइप की टोटल मेथड होती है, जिसमें से इंडेक्स 2 ने कहा कि सर लिफो तो अलाउेबल नहीं है। मतलब इंडेक्स 2 का कहना है कि सर 2 ही मेथड है, इस तरीके से याद रखिए। मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फीफो और आपके पास में वेटेड एवरेज। लिफो जैसा कुछ यहाँ पे अलाउेबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे उसे लिखवा ही नहीं रहा हूँ। वेटेड एवरेज ये आपके पास में प्रॉपर मेथड के अंदर आते हैं। तो 2 टाइप, या तो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको यही बता दे, मतलब कंपनी को यही पता है कि इस यूनिट पे इतना ही खर्चा हुआ है, उतना ही लेना है। या फिर दूसरा मेथड है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज। ठीक है, उस पर भी क्वेश्चन आपके पास में ऐसे मॉडल में होंगे, कराऊंगा। वैसे फाउंडेशन और इंटर में भी आप ये करके आते हैं। ये प्रॉपर मेथड है। लेकिन एक टाइप 2 भी होता है, टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 क्या है सर? टाइप 2 को मैंने कह दिया कि ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या कहते हैं सर, नॉन हिस्टोरिकल मेथड है। नॉन हिस्टोरिकल मेथड है। सर नॉन हिस्टोरिकल मेथड का मतलब जब क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता और क्वेश्चन के पास ऐसा कोई डेटा भी नहीं है जिसमें हम कुछ यहाँ पे अप्लाई हो पाए। जैसे कि मैंने कहा कि सर फीफो वेटेड एवरेज, और ऊपर मैंने कहा सर 2 मेथड है, या तो स्पेसिफिक कॉस्ट और फीफो और वेटेड एवरेज, 2 मेथड है। इस क्वेश्चन को ज़रा देखिए, क्या क्वेश्चन ने यहाँ पे स्पेसिफिक कॉस्ट बताई थी कि इस यूनिट की इतनी है? नहीं सर, ये तो हमें निकालनी पड़ी है 32, और ये जो आपके पास में निकल के आया था ये हमें निकालना पड़ा था सर। बिल्कुल। तो जो टाइप 1 में जो मेथड 1 था वो अप्लाई नहीं हो पाया। मेथड 2 है फीफो और वेटेड एवरेज। इसके लिए हमें क्या चाहिए सर? जितना जितना परचेज किया उसकी पूरी क्वांटिटी डिटेल चाहिए। क्वेश्चन ने क्या क्वांटिटी डिटेल दी थी? नहीं सर, उसने तो बस यही बता दिया 14,500 टोटल परचेज किया और इतना बेच दिया, 5,000 और 4,000, मतलब इतना आउटपुट हुआ था। बेचा तो मतलब ज़्यादा, मतलब कम होगा, मतलब टोटल यूनिट 5,000 और 4,000 बने, मतलब 14,500 हमने मशीन में डाला, 9,000 यूनिट निकल के आ गए। क्या क्वांटिटी डिटेल दी थी कि इतनी इतनी परचेज की? नहीं सर, मतलब फॉर्मूला नंबर 2 भी गया काम से सर। बिल्कुल, मतलब टाइप 1 आपके पास में इनएप्लीकेबल हो गया। तो इंडेक्स 2 ने कहा कि जब आपके पास में टाइप 1 के हिसाब से कोई डेटा ना हो तो उसके हिसाब से आ जाएगा टाइप 2। टाइप 2 ने कहा कि सर यहाँ पे भी आपके पास में 2 मेथड है। पहला है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो आप सीए इंटर में कॉस्ट के अंदर पढ़ते आते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सर ये भी हमें पढ़ना है क्या? वैसे तो आप पढ़ के आ रहे हैं तो मुझे तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, रेगुलर लेक्चर तो है नहीं, तो ऑलरेडी आप पढ़ के आ रहे हैं। तो आपको मैं बता दूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यहाँ पे नहीं पढ़ना है, बस मेथड याद रखनी है कि हाँ इस तरीके की मेथड होती है। ठीक है, थियोरिकल क्वेश्चन के लिए। और दूसरा आपके पास में होता है, आपके पास में सेलिंग कॉस्ट मेथड। दूसरा आपके पास में क्या होता है सर? सेलिंग कॉस्ट मेथड की जगह मैं फॉर्मूला ही लिखना ज़्यादा सही समझूंगा। फॉर्मूला जिसके लिए हमने इलस्ट्रेशन नंबर 8 सॉल्व किया। अब देखिए बड़े ही स्पेसिफिक मेथड है। जैसे कि मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली कॉस्ट दे दे तो वहाँ पे अप्लाई होता है स्पेसिफिक कॉस्ट फॉर्मूला। यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता, ये चारों के चारों जो मेथड है वो स्पेसिफिक केसेस में अप्लाई होती है। तो कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि सर यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा, मैं वही क्लियर करवा रहा हूँ। मैंने कहा कि सर क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली कॉस्ट दे रहा है तो वो तो स्पेसिफिक कॉस्ट मेथड है, जो दिया है वही लेना है, काम खत्म। दूसरा कहता है कि सर आपको क्वांटिटी वाइज वो डिटेल दे रहा है, ठीक है, तो वो फीफो या फिर वेटेड एवरेज अप्लाई होगा। मैंने कहा तीसरा कहते हैं कि सर वो लेबर कॉस्ट की बात कर रहा है, वो लेबर कॉस्ट वगैरह की एफिशिएंसी की बात कर रहा है, तब हो जाएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये थियरी है तो यहाँ पे ज़्यादा कोई कैलकुलेशन है नहीं, तो बस इतना ही याद रखिए कि क्वेश्चन जब एफिशिएंसी और लेबर की बात करे तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ही अप्लाई होगा और कोई नहीं। और जब क्वेश्चन प्रॉफिट वगैरह की बात करें, जब क्वेश्चन आपको ये बताए कि सर इतना सेल हुआ है, इतना प्रॉफिट है, तो वहाँ पे होता है सेल कॉस्ट फॉर्मूला। वहाँ पे होता है सेल कॉस्ट फॉर्मूला।
जिसे हम सेलिंग प्राइस मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया। तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर होगी। तो जहाँ पे हमने ये अप्लाई किया, तो ये अब मैं कह सकता हूँ कि इलस्ट्रेशन नंबर 8 को मैंने प्रॉपरली आपके पास में 100% तरीके से कंप्लीट करवाया, ठीक है। तो लीजिए, कंप्लीट इलस्ट्रेशन नंबर 8। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा, लेकिन इन डेप्थ हमने क्लियर किया, इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम के अंदर। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 9 में अब देखते हैं।